सही दिशा में सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 24 पार्ट है। इससे पहले हमने 23 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया है सीरीज़ वाइज, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है वह हमारा राजस्थान जो शैली है उसकी जो सेकंड शैली है यानी कि मारवाड़ शैली है, उसकी जितनी भी उपशैलियाँ हैं उनको हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो मारवाड़ शैली की जो एक वीडियो हम कल दे चुके हैं जिसमें हमने बीकानेर और जोधपुर से उपशैलियों को कंप्लीट कराया है, तो आप उस वाली वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोधपुर जो है उसी को ही हम मारवाड़ शैली के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो किशनगढ़ उपशैली है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह राजस्थान में है। अगर जिला पूछा जाता है तो वो अजमेर जिले में है। अगर शासक पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ शैली है वह किस शासक से संबंधित है यानी कि किन राजाओं का समय था, तो वह राठौर शासकों का था। तो ये चीज़ भी याद रखना। फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि जो किशनगढ़ शैली है वह मारवाड़ जो शैली है उसकी प्रमुख उपशैली है, यानी कि ये पूछ लिया जाएगा आपको एग्जाम्स में कि जो किशनगढ़ शैली है राजस्थान की शैली है या उपशैली, तो ये उपशैली है। और किसकी उपशैली है, वो मारवाड़ की उपशैली है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ शैली है उसकी खोज कब हुई थी, यानी कि खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो वो 1943 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, एरिक डिक्सन एवं फयाज अली के द्वारा की गई थी। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किशनगढ़ जो शैली है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसे मार्वल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ राज्य है, जो मेन राज्य है, उसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो वो 1609 में जोधपुर के जो राजा उदय सिंह थे उनके जो 16 पुत्रों में से 8वें नंबर के जो पुत्र थे किशन सिंह, उनके द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि किसके द्वारा की गई थी, तो वह किशन सिंह के द्वारा की गई थी 1609 में, और इन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा था। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यहाँ का जो प्रमुख शासक था यानी कि किशनगढ़ जो उपशैली है उसका जो प्रमुख शासक था वो कौन था, तो राजा सावंत सिंह, जिन्हें हम नागरीदास के नाम से भी जानते हैं। इनका बहुत ही फेमस कार्य रहा है इस शैली को प्रोग्रेस करने में, और ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान की संपूर्ण जो शैली है उसमें सबसे प्रमुख स्थान जो माना गया है वह किशनगढ़ शैली का ही माना जाता है। जैसे कि पहाड़ी शैलियों में जो कांगड़ा का माना जाता है, तो वही चीज़ जो है पूरी राजस्थानी शैली में किशनगढ़ का माना जाता है। तो इसके जो प्रमुख विषय रहे थे यानी कि किशनगढ़ जो शैली के विषय क्या रहे थे जिन पे चित्रण किया गया था, तो उसमें बनी ठनी, यहाँ का फेमस जो चित्र है वो बनी ठनी है। इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इस शैली की एक प्रमुखता दी गई थी। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, गीत गोविंद है, भागवत गीत है, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं, बिहारी चंद्रिका, रुक्मणी हरण, नागरिक दास के पद पाल, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इन पर चित्रण किया गया है। यहाँ की एक मेन चीज़ है कि जो पूरी राजस्थानी शैली है तो उसमें राधा कृष्ण का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है। तो यहाँ की जो मेन चीज़ें रही हैं, राधा कृष्ण की जो लीला है, उनकी क्रीड़ा है, जो उनके खेल है, उन सभी को चित्रण किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ उपशैली है उसके प्रमुख चित्रकार यानी कि चित्रकार कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। निहाल चंद है, सूरध्वज है, मूरध्वज है, भंवरलाल, लाडली दास, छोटू, अमीर चंद, धन्ना, सीताराम व बदन, ये जो सभी कलाकार हैं वह किशनगढ़ शैली के हैं। इन सभी को आप अच्छे से रट लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं अगर आपसे कलाकार के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपको सभी कलाकार पता होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसलिए सभी जो शैलियाँ हैं उनके कलाकारों को एक नोटबुक में लिख के उन्हें अच्छे से रट लें ताकि आप कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इन कलाकारों के बारे में। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ शैली है उसका प्रमुख रंग कौन सा रहता है, यानी कि वहाँ पर जो चित्रण हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन सा कलर था, तो वहाँ सफ़ेद व गुलाबी 2 रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया गया था। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है कि जो यहाँ की आकृति है, मानव आकृति हैं, उसमें पुरुषों की जो आकृति है वो कैसी बनी हुई थी, तो यहाँ पर छरहरे पुरुष पतले
अधर यानी कि छरेरा शरीर बना हुआ है, पुरुष बना हुआ है, पतला अधर है शरीर और लंबी बाहें, लंबी ग्रीवा जो ग्रीवा बोलते हैं, उन्नत ललाट है, मादक भावयुक्त नेत्र हैं, कमर में दुपट्टा बंधा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना, ये किसकी पहचान है, वो किशनगढ़ उपशैली की जो पुरुष आकृति है उनकी पहचान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नारी आकृतियाँ यहाँ पर कैसी बनी हुई हैं। यहाँ की एक विशेषता है कि जो पूरी राजस्थानी की वो आँखें हैं, तो जितनी भी जो शैलियाँ हैं उनकी आँखें जो जैसी जैसी बनी हुई है उनके बारे में आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है अगर राजस्थानी शैली से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा कि नारी आकृतियाँ कैसी हैं किशनगढ़ शैली में, तो वो एक कमल एवं खंजन सी काली आँखें हैं, चाप के समान लंबी भ्रूकुट यानी कि भौहें हैं, लंबी व सुराहीदार गर्दन है और दीर्घ नाक यानी ये लंबी नाक है, लंबे बाल हैं, लंबी नायिका है और लहंगा चोली पहने हुए है, पारदर्शी आंचल से सज्जित है यानी कि जो ट्रांसपेरेंट वो कपड़ा होता है, दुपट्टा होता है, उसको ओढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं किशनगढ़ जो शैली है उसके जो प्रमुख चित्र हैं वह कौन कौन से हैं, तो उसमें जो आते हैं पहला है हमारा कि नौका विहार, साजू लीला, रात्रि में गवैया, रुक्मणी हरण, रुक्मणी मंगल, बोट ऑफ लव। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है तो और ये बार पूछा जाता है। तो बोट ऑफ लव को हम प्रेम की नाव भी बोलते हैं, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रेम की नाव है वह चित्र राजस्थान की किस उपशैली में मिलती है या किस शैली में मिलती है, तो वह किशनगढ़ शैली मिलती है जो कि मारवाड़ की उपशैली है। कृष्ण राधा को पान का पत्ता देते हुए, ये भी चित्र जो मिला है वो किशनगढ़ शैली से ही मिला है। और निहालचल नदी के किनारे ये वाला जो चित्र मिला है वह भी किशनगढ़ शैली में ही मिला है। और प्रेम की नाव में राधा और कृष्ण ये चित्र मिला है, ये भी किशनगढ़ में है। शशक का चित्र, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, तो ये चीज़ जो ये जितने भी चित्र मिलते हैं ये सभी किशनगढ़ शैली से मिले हैं। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना या अच्छे से रख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किशनगढ़ शैली से और कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको विशेष तथ्य मान लेते हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय था वो किसको था। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो इस शैली को जो प्रकाश में लेकर आए थे वो कौन थे, विद्वान एरिक डिक्सन एवं डॉक्टर फयाज अली थे। इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो वह नारी सौंदर्य थी। यहाँ पर नारी का जो कि बनी ठनी मानी जाती है तो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही थी, तो वो नारी सौंदर्य के लिए विशेष रही है किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ जो चित्र शैली है वह कांगड़ा शैली एवं ब्रज साहित्य से प्रभावित थी। तो यहाँ की जो शैली थी वह कांगड़ा शैली से वह ब्रज साहित्य से संबंधित थी यानी कि उनसे प्रभावित थी। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ पेंटिंग्स नामक पुस्तक है वह किस विद्वान के द्वारा लिखी गई थी, तो वह एरिक डिक्सन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि इस शैली के खोजकर्ता थे, जो कि इस शैली को प्रकाश में लेके आए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये राजस्थान की जो मेंस किशनगढ़ शैली है जो मारवाड़ की ये बहुत ही ज़्यादा फेमस शैली है राजस्थान की, तो ये चीज़ याद रखना। कि नेक्स्ट हमारा कि राजस्थानी कला में सर्वोच्च स्थान किस शैली को प्राप्त है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया तो ये मारवाड़ की उपशैली किशनगढ़ को। किशनगढ़ शैली के कौन से शासक ने 33 ग्रंथों की रचना की थी, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है एक बार, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसमें राजा राज सिंह के द्वारा किशनगढ़ शैली में 33 ग्रंथों की रचना की गई थी, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ शैली को चरम उत्कर्ष था वह किस शासक के समय में हुआ था, यानी कि उसे अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वह किस शासक को जाता है, तो वह थे महाराजा राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजा सावंत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1699 में और मृत्यु उनकी जो हुई थी 1764 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये फेमस का शासक व कलाकार दोनों रहे थे। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह थे वह किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो वह बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो सावंत सिंह के गुरु थे यानी कि धर्म गुरु थे वह कौन थे, रणछोड़ जी थे और वे किस धर्म से संबंधित हैं, वे बल्लभ धर्म को मानने वाले थे।
नेक्स्ट है कि सावन सिंह कलाकार एवं कला मर्मज्ञ कवि शासक के साथ साथ और किस भाषा के अनुयायी थे, यानी कि वो एक कला मर्मज्ञ तो थे ही, कवि भी थे, लेकिन उनको किन भाषाओं का ज्ञान था, तो वो संस्कृत थी, मेवाड़ी भाषा और फारसी, इन 3 भाषाओं का उनको बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि सावन सिंह ने अपनी साहित्य रचनाओं में किस नाम से की थी, यानी कि जो सावन सिंह थे वो अपनी जो रचनाएं करते थे, जो ग्रंथ लिखते थे, उसे किस नाम से संबोधित करते थे, तो वही या तो नागरीदास के नाम से करते थे या फिर वो जो करते थे वह समुच्चय नागर समुच्चय के नाम से भी करते थे। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नागरीदास के ग्रंथों की रचना किस नाम से की जाती थी, तो नागर समुच्चय के नाम से भी की जाती थी। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि नागरीदास के रनिवास में एक दासी गायिका रहती थी, उसका क्या नाम था, तो वह कौन थी, बनी ठनी थी, तो जिनको इन्होंने बाद में अपनी धर्मपत्नी बना लिया था और उन्हीं का एक चित्रण किया था जो एक राधा के रूप में भी माना जाता है। तो चीज़ याद रखना, जिसी की वजह से किशनगढ़ शैली थी वह एक अलग ही पहचान प्राप्त की थी उसने। नेक्स्ट है कि नागरीदास ने किस सन में, नागरीदास जो थे उन्होंने किस सन में संन्यास धारण किया और अपनी पत्नी के साथ वृंदावन रहने लगे थे, तो वो जो गए थे तो 1757 में गए थे वृंदावन अपनी पत्नी के साथ संन्यास लेकर। नेक्स्ट है हमारा कि बनी ठनी वृंदावन में किस उपनाम से कविता करती थी, तो वह कौन सी थी, रसिक बिहारी। रसिक बिहारी के नाम से बनी ठनी थी, उन्होंने वृंदावन में कविताएं लिखी थी। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बनी ठनी है किशनगढ़ शैली की, उनकी जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, उनकी जो मृत्यु हुई थी 1763 में हुई थी और उनके जो पति यानी कि पति नागरीदास थे उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनकी कब मृत्यु हुई थी, तो वो 1764 में, यानी कि 1 साल बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि मोनालिसा के नाम से किसे संबोधित किया गया था, यानी कि जो किशनगढ़ उपशैली है उसमें मोनालिसा के नाम से किस मूर्ति को यानी कि किस चित्र को संबोधित किया गया, तो वह कौन सा चित्र था, वह था बनी ठनी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बनी ठनी है उसके चित्र को किसका प्रतिरूप माना गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वह राधा का रूप माना गया है। बनी ठनी चित्र में किस रंग की साड़ी पहनी हुई, यानी कि जो बनी ठनी चित्र है उसमें बनी ठनी ने किस रंग की साड़ी पहनी हुई, तो वह जो रंग है वह केसरिया रंग की साड़ी पहनी हुई है, जो कि जो नागरीदास थी वह पूजा कर रहे थे और जो बनी ठनी थी वह इनकी ओर देख रही थी, तो वो बहुत ही सुंदर चित्र माना गया है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बनी ठनी है वह चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो वह निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था, जो कि सावन सिंह के दरबार का प्रसिद्ध चित्र है। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है कि बनी ठनी चित्र वर्तमान में कहाँ पर है, यानी कि इस टाइम जो बनी ठनी चित्र है तो उसकी जो प्रति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है कि बनी ठनी नामक चित्र पर भारत सरकार ने कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है जब पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट निकाला था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि चांदनी रात की संगोष्ठी नामक जो चित्र है किशनगढ़ शैली में वह किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, तो वो जो चित्र था वह चित्रकार अमीर चंद द्वारा बनाया गया था। अमर चंद जो थी वो उनके द्वारा बनाया गया था और वह रतन सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार थे, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि चित्र पर सर नाक का आभूषण, जैसे नासका बोला जाता है, निशिक अनोखा व प्रमुख आभूषण, यहाँ पर की जो विशेषता रही थी बिहारी चंद्रिका, रत्नावली, रतन रसिक, रत्ना, मनोरथ, मंजरी आदि काव्यों की जो ग्रंथ वो करवाई थी, यानी कि ये जिस सारे के सारे जो ग्रंथ वह किस शासक के समय में कराए गए थे, तो वो सावन सिंह के द्वारा रचे गए थे और इनके द्वारा इनका चित्रण कराया गया था। नेक्स्ट है कि भित्ति चित्रण व राग रागनी चित्रण इस शैली में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की वह कौन सी शैली है जिसमें भित्ति चित्र व रागनी चित्रण बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो वह कौन सी शैली थी, वो यही शैली थी किशनगढ़ शैली। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट आती है हमारी नागौर उपशैली, यह भी मारवाड़ शैली की उपशैली है, तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शैली किस शैली से संबंधित है, कि यानी कि वह कौन सी शैली या उपशैली है या शैली है। अगर उपशैली है तो वह किसकी उपशैली है, यानी कि मैन किस शैली से संबंधित है, तो ये चीज़ भी याद रखना। इसके बारे में हम जान लेते हैं नागौर शैली के बारे में। इसकी जो स्थापना इनकी स्थापना की थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो वो सपादलक्ष के चौहान थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ के प्रमुख चित्र कौन कौन से उनके बारे में जान लेते हैं।
अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की वह कौन सी शैली है जिसमें जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल व दक्षिण शैली का मिश्रित रूप दिखाई देता है, तो वह कौन सी शैली थी? वह नागौर शैली थी। और यहाँ के अगर रंग पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन से रंगों का प्रयोग किया गया था, तो इस शैली में भुजे हुए रंगों का प्रयोग अधिक से अधिक किया गया था। अगर फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि राजस्थान की किस शैली में या किस उपशैली में भुजे हुए रंगों का प्रयोग किया गया, तो वो नागौर शैली थी। ये चीज़ भी याद रखना। और फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि मानव आकृति है वह कैसी बनी हुई है। तो यहाँ की जो मानव आकृति है जिसमें नारी आकृति है वह कैसी हुई है? तो इस शैली में लंबी नाक है, छोटी आंखें हैं, चपटे ललाट वाले नायिका का चित्रण मिलता है। और यहाँ पे पारदर्शी वेशभूषा वह इस शैली की अनूठी विशेषता रही है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वह विशेष तथ्य के नाम से कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मारवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है, तो वह कौन सी है? नागौर शैली। नागौर शैली को ही मारवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र माना जाता है। चीज़ याद रखना कि व्यक्ति चित्रण की परंपरा यहाँ पर क्या रही थी कि यहाँ पर व्यक्ति चित्रण की परंपरा ज़्यादा से ज़्यादा रही थी। तो चीज़ भी याद रखना। शैली का सही और सर्वाधिक स्वरूप जो हुआ है वह नागौर किले के महलों पर दिखाई दे जाता है। यानी कि नागौर शैली जो है उसका सर्वाधिक जो प्रभाव दिखाई देता है वह कहाँ पर दिखाई जाता है? नागौर किले के महलों के भित्ति चित्रों पर। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि नागौर किले में भित्ति चित्रों की सजावट जो की थी वे किस राजा के समय में हुई थी, तो वह राजा भक्त सिंह के समय में हुई थी। ये चीज़ भी आप याद रखना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह राजस्थान की कौन सी शैली है जिसमें वृद्ध अवस्था के चित्र हैं वो सर्वाधिक बने हैं और वहाँ की मेन विशेषता रही है, तो वह नागौर शैली ही है जहाँ पर वृद्ध अवस्था बुजुर्ग लोग जो हो जाते हैं उनका चित्रण सर्वाधिक किया गया है। नेक्स्ट है कि ठाकुर इंद्र सिंह का व्यक्ति चित्र किस शैली की विशेष व्यक्ति चित्र है, तो वह किस शैली से संबंधित है? नागौर शैली में बना हुआ है। मुगल काल में किस शासक ने नागौर को स्वतंत्र राज्य घोषित करा था? यानी मुगल काल के समय में किस शासक ने नागौर को स्वतंत्र रूप प्रदान किया था, तो वह कौन थे? मोहम्मद गजनी थे। नेक्स्ट हमारा कि किस शैली में खतरगंज साधुओं द्वारा लकड़ी की पट्टिकाओं का कार्य विशेष रहा था, तो वह कौन सी शैली थी? नागौर शैली। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर को जो टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हमारा कि पूर्व मध्य काल में चौहान साम्राज्य के अंतर्गत कौन सी शैली खतरगक्षों का उत्कृष्ट कला केंद्र रहा था, तो वह कौन सा केंद्र था? नागौर शैली। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट आ जाती है हमारी, नेक्स्ट है अजमेर उपशैली। ये भी मारवाड़ शैली की उपशैली है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स इसके बारे में आपको पूछा जाता है कि जो अजमेर शैली है उसकी जो स्थापना हुई थी किसके द्वारा की गई थी, तो महाराज अजय पाल चौहान के द्वारा की गई थी। और ये भी पूछा जाता है कि जो राजस्थान की जो अजमेर शैली है या फिर वो उपशैली है, तो वह उपशैली है। और उपशैली किसकी है? मेन शैली कौन सी? हमारी मारवाड़। तो मारवाड़ की ये उपशैली है, ये चीज़ आप याद रखना। और फ्रेंड्स इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे वह कौन थे। अजमेर शैली के जो चित्रकार थे वे कौन थे? चांद, नवला, तैयब, राय सिंह भाटी, माधव जी, अल्लाह बक्सा, उष्णा लालाजी, नारायण भाटी एवं एक महिला चित्रकार थी साहिबा। ये भी पूछा जा सकता है कि साहिबा है वह महिला है या फिर पुरुष हैं, तो वह साहिबा जो है महिला है। और किस शैली से संबंधित है, तो वह अजमेर शैली से संबंधित है जो कि मारवाड़ की उपशैली है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ के जो रंग हैं वह कौन से रंग हैं, यानी कि कैसे रंगों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सुनहरी रंग योजना प्रयोग की गई थी जिसमें लाल, पीले, हरे, नीले के साथ बैंगनी रंगों का विशेष प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ की मानवाकृति पूछी जाती है कि यहाँ की आकृतियाँ हैं वह कैसी बनी हुई है, वह लव एवं वीरोचित गुणों से युक्त हैं, यानी कि जो उत्साहिक लोग होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, उनको चित्रित किया गया है। और पुरुष बने हुए हैं। गाल, आँखें, लंबी जुल्फी, बाकी एवं उल्लेखनीय मूछें बनाई गई हैं, उल्लेखदार मूछें बनाई गई। यहाँ की जो मेन विशेषता रही थी ये रही थी पुरुषाकृति की। और जो नारी आकृति है उसकी विशेषता जो रही थी आकर्षक महिलाएं बनाई गई हैं जो अट्रैक्टिव होती हैं। लंबे घने बाल बनाए गए हैं, लंबे घने काले बाल बनाए गए हैं। पैनल उंगलियां बनाई गई हैं, पैनी जो होती हैं। लहंगा पहने हुए हैं, बेजोड़ एवं आकर्षक आभूषण से युक्त हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये अजमेर शैली की देन है जो वहाँ की नारियाँ इस प्रकार की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अजमेर शैली में कौन कौन से चित्र हैं मिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कि यहाँ पर एक जो चित्र मिला है वो मिला है राजा पावूजी का व्यक्ति चित्र, जो कि
चांद द्वारा बनाया गया है, तो ये चीज़ भी याद रखना। मशहूदा ठिकाने के चित्र जो मिला है वह भी अजमेर शैली से मिला है। नेक्स्ट है कि अजमेर शैली के सर्वाधिक जो चित्र हैं वह किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं, तो वो सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वह कुंवर संग्रहालय में संग्रहित है, ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अजमेर शैली को किस विद्वान ने राजस्थान की कुंजी के नाम से संबोधित किया था, तो वह शासक वो विद्वान कौन थे, वे कर्नल टॉन थे, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि अजमेर में जितने भी चित्रकार हैं वो क्या हैं, वो ज़्यादातर मुसलमान चित्रकार हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना कि यहाँ पे जो मुसलमान चित्रकारों का मेन वजह रहने का क्या था, यहाँ पे जो 1630 से 1616 के बीच जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब यहाँ पर रहे थे। इन्हीं की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो कलाकारों का मेन प्रमुख केंद्र रहा था, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अजमेर शरीफ की परंपरा ने किस शैली को प्रभावित किया था, तो वह कौन सी शैली थी, किशनगढ़ और रूपनगर की कलाओं को। जो अजमेर शैली है तो उसकी जो प्रमुख जो प्रभाव पड़ा था वह किस पर पड़ा था, वो अजमेर का जो पड़ा था किशनगढ़ शैली और रूपनगर की कलाओं पर पड़ा था, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि किस शासक के अनुसार अजमेर शैली से ही किशनगढ़ शैली का जन्म हुआ था। किस शासक का यह मानना है कि जो अजमेर शैली है उसी से ही किशनगढ़ शैली का जन्म हुआ था, तो वे कौन थे, कुंवर संग्राम सिंह के अनुसार, ये चीज़ भी याद रखना। अजमेर शैली पर किन राजाओं का शासन था, तो वे कौन राजा थे, जोधपुर के राजा थे, उन राजाओं का शासन था अजमेर शैली में, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि अजमेर के किस शासक के समय में अजमेर शैली पर जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ा था, तो वे कौन से शासक थे, वह थे राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह के समय में अजमेर शैली पर जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ा था, जो समय था वो 1707 था, ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट शैली है हमारी जैसलमेर उपशैली, यह भी मारवाड़ शैली की उपशैली है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो जैसलमेर शैली है वह किसकी उपशैली है, तो वो मारवाड़ की उपशैली है, तो ये चीज़ भी याद रखना। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जैसलमेर जो शैली है उसके शासक कौन थे, तो उसके जो शासक थे वह थे महारावल, हर्राज, अखर सिंह व मुलराज, ये चीज़ भी याद रखना। ये दो शासक रहे थे मैन जो बहुत ज़्यादा इस शैली को प्रभावित किया था, जिनके समय में इसे प्रोग्रेस मिली थी। तो प्रमुख चित्र था, यानी कि जैसलमेर का जो प्रमुख चित्र था वो मूमल था, ये चीज़ भी याद रखना। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो मूमल चित्र है वह राजस्थान की किस शैली से प्राप्त हुआ है, तो वो जैसलमेर उपशैली से प्राप्त हुआ है, ये चीज़ भी याद रखना। कि यहाँ की जो पुरुषाकृतियाँ वो कैसी बनी हुई हैं, तो यहाँ की पुरुषाकृतियाँ जो बनी है, पुरुषों के मुख पर दाढ़ी है तथा मुखाकृति ओज व वीरता से पूर्ण है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो यहाँ की जो विशेषता रही थी वो पुरुषों की वो ये थी कि वह वीर उत्साहित जो वो योद्धा होते हैं उनको चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ की जो नारी आकृतियाँ हैं वह कैसी बनी हुई हैं, वो खिंचे हुए यौवन दीप्ति से परिपूर्ण मुख वाली यहाँ की नारी आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो इस चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसमें हमने मारवाड़ जो शैली है उसमें हमने जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, जैसलमेर इन सभी शैलियों को करा दिया है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।